ऑल राइट, तो आज है हम CCNP NRC के लेक्चर नंबर 4 में, जिसमें हम हमारा जो पहला टारगेट है लेयर 3 टेक्नोलॉजीज, उसको हम कर रहे हैं इनडायरेक्टली। इसने ट्रबल शूटिंग करने के लिए कहा है, लेकिन जब तक किसी बंदे का बेसिक क्लियर नहीं है तो वो ट्रबल शूटिंग नहीं कर सकता। तो लास्ट लेक्चर में हमने OSPF खत्म किया था, CCNA लेवल का। आज हमारा टारगेट है EIGRP खत्म करना CCNA लेवल का, और EIGRP शुरू करना CCNP लेवल का। ठीक है, तो चलिए देखते हैं आज हम कितना कर सकते हैं, क्योंकि मैं टारगेट बना के आऊंगा तो फिर वो घाई घाई हो जाएगी। इसलिए मैं जानबूझ के आप लोग को पढ़ाते वक्त एक लिमिट नहीं बांधा हूं मैंने, समझ रहे हो, कि मुझे ये इतने दिन में खत्म करना है। खत्म तो करने की एक लिमिट है कि हाँ 3 महीना 3.5 महीना बहुत हो गया, ये एक लिमिट है, लेकिन इसके ऊपर नहीं एक्सीड होना चाहिए। लेकिन दिन का लिमिट नहीं है कि कितना पढ़ाना है। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। तो इससे पहले कि तो लास्ट लेक्चर में हमने OSPF खत्म किया था। OSPF का कॉन्फ़िगरेशन नहीं बताया था, क्योंकि उसके कॉन्फ़िगरेशन हम ऑलरेडी कर चुके हैं CCNA में, वो हमें आता है। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं नेक्स्ट EIGRP। लेकिन इससे पहले कि हम EIGRP समझे, सबसे पहला हमें समझना पड़ेगा कि IGRP क्या होता है। ठीक है, तो सबसे पहला IGRP था। ओके, तो जो IGRP था उसका फुल फॉर्म था इंटीरियर गेटवे राउटिंग प्रोटोकॉल। तो ये जो IGRP था, ये सिस्को का प्रोपराइटरी राउटिंग प्रोटोकॉल था, जो सिर्फ और सिर्फ सिस्को के ही डिवाइस पे चलता था। और उसका जो बेस्ट पाथ चुनने का क्राइटेरिया था वो दो था। वो बैंडविड्थ और डीले दोनों पर ध्यान देता था। रिप को अगर बेस्ट पाथ सेलेक्ट करना है तो रिप जो है वो लेस हॉप काउंट देखेगा कि कहाँ से हॉप काउंट कम मिल रहा है। OSPF को अगर बेस्ट पाथ सेलेक्ट करना होगा तो वो बैंडविड्थ पे ध्यान देगा कि बैंडविड्थ कहाँ से ज्यादा मिल रही है। लेकिन IGRP को अगर बेस्ट पाथ सेलेक्ट करना है तो वो दोनों पर ध्यान देगा कि बैंडविड्थ भी ज्यादा मिलना चाहिए और टाइम भी कम लगना चाहिए। समझ रहे हो? और इसके मैट्रिक को कहते हैं कॉम्पोजिट मैट्रिक, मतलब मिला जुला मैट्रिक। और इसकी जो AD वैल्यू है वो है 100। ठीक है, नाउ चलिए देखते हैं कि ये किस तरह से बैंडविड्थ और डिले के बेसिस पे बेस्ट पाथ सेलेक्ट करता था। तो अगर मैं ये दिखाऊं, ये डायग्राम अगर हम देखते हैं अभी, यहाँ पे देखिए ये राउटर है A, इसको जाना है B राउटर पे। ठीक है, A राउटर को B राउटर पे जाने के लिए दो रास्ते हैं, ऊपर से भी जा सकता है, नीचे से भी जा सकता है। अगर ऊपर से जाएगा तो क्या है, 10 Gbps का लिंक यहाँ से लगा हुआ है, बीच में 100 Mbps का लिंक है, फिर 10 Gbps का लिंक है। और अगर नीचे से जाता है तो एक 10 Gbps है और एक 10 Gbps है। तो रविंदर जी बताइए कौन सा बेस्ट पाथ होगा IGRP के हिसाब से? नीचे वाला। क्यों नीचे वाला? उधर डिले भी कम लग रहा है, समझ रहे हो? तो IGRP के हिसाब से नीचे वाला पाथ जो है वो बेस्ट पाथ बन जाएगा। क्लियर हो गया? अब IGRP जो था उसमें कुछ खामी थी, कुछ खराबी थी। वो क्या थी चलिए देखते हैं। उसका सबसे पहला ड्रॉबैक था कि वो डिस्टेंस वेक्टर था, और डिस्टेंस वेक्टर में हमने देखा था कि बहुत बुराई है, राइट। डिस्टेंस वेक्टर में अपडेट पीरियोडिक होती है, राउटर को पूरे नेटवर्क की विजिबिलिटी नहीं होती है, कन्वर्जेंस स्लो होता है, राउटिंग लूप होने के चांसेस होते हैं, राइट। तो ये सारी चीजें जो डिस्टेंस वेक्टर में थी वो IGRP में भी थी। उसकी दूसरी गलती ये हो गई थी कि वो क्लासफुल हो गया था। क्लासफुल हो गया मतलब ये अपडेट में सबनेट मास्क नहीं भेजेगा। तो अपडेट में सबनेट मास्क नहीं भेजेगा
तो सब ऑप्टिमल पाथ क्रिएट होने के चांसेस होते हैं। वीएलएसएम और डिसकंटीजियस नेटवर्क पे ये सपोर्ट नहीं करेगा, राइट। ध्यान रखना, ये जरा भी मत सोचना कि आपका सीसीएनपी एनआरसी नहीं, आप इनडायरेक्टली पढ़ रहे हो सीसीएनपी एनआरसी, समझ रहे हो। ये सब चीजें अगर मैं आपको अभी दिखाऊं आपका सिलेबस, मैं आपको इस तरह से पढ़ा रहा हूँ कि पता भी नहीं चल रहा। अगर मैं दिखाऊं, देखो उसने पहले ही दे दिया है, सी ट्रबल शूट करो एडी वैल्यू पूरे राउटिंग प्रोटोकॉल की, तो हमने ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। डायरेक्टली कनेक्टेड 0 है, राइट। स्टैटिक का 1 है, ओएसपीएफ का 110 है, रिप का 120 है, ईआईजीआरपी का 90। तो इनडायरेक्टली हम ये पढ़ रहे हैं, समझ रहे हो आप। यस। तो क्योंकि उसको पढ़ाने का एक तरीका होता है, इसीलिए मैं आपको पूरे एक तरीके से लेके जा रहा हूँ। एबीसीडी से हम जेड तक जाएंगे, समझ रहे हो। ये हो रहा है बात नाउ। तो दूसरा ये क्लासफुल था, मतलब क्लासफुल था तो ये अपडेट में मार्क्स नहीं भेजता था, इसीलिए ये वीएलएसएम और डिसकंटीजियस पे नहीं प्रॉपर चलता था। सब ऑप्टिमल पाथ क्रिएट हो जाते थे, राइट। सब ऑप्टिमल पाथ मतलब एक एक राउटर के पास 10 की 2 रूट आ जाएगी, अब वो कंफ्यूज होगा कि यहाँ भेजू कि यहाँ भेजू, उसे कहते हैं सब ऑप्टिमल पाथ। किसी नेटवर्क को जाने के 2 रास्ते हो जाते हैं, ठीक है। तो इन सब की वजह से इसे मॉडिफाई कर दिया गया। अब आईजीआरपी को कोई यूज नहीं करता है, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, डबल स्क्रीनशॉट का रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी है। ठीक है नाउ। तो रविंदर आप जो है ना एनकोर का जरा भी टेंशन नहीं लेना, ठीक है। इसके बाद एनकोर का बैच होगा, अश्विन खुद उसमें ऐड होगा, ठीक है। यस नाउ। तो इसीलिए आईजीआरपी को क्या कर दिया गया, मॉडिफाई कर दिया गया, और इसको मॉडिफाई करके ईआईजीआरपी बना दिया गया। क्या बना दिया गया, ईआईजीआरपी। तो चलिए देखते हैं कि ईआईजीआरपी में ऐसी क्या खास बात है भाई। ये इसका थियरी का स्क्रीनशॉट लीजिए धवल। तो आईजीआरपी का आईडी वैल्यू 100 है, उसका मैट्रिक कंपोजिट है, बेस्ट पाथ क्राइटेरिया है बैंडविड्थ प्लस डिले। ऑल राइट, तो ये हमारा टारगेट है। इंटरव्यू में जब आप जाओगे ना, ईआईजीआरपी ओएसपीएफ और बीजीपी फाड़ देंगे ये तीनों को लेके टॉपिक। इतना क्वेश्चन पूछेगा, इसमें पूछने के लिए इतनी कुछ चीजें है, और इंशाल्लाह हम एक भी नहीं छोड़ेंगे। मैं पूरा कोशिश करूंगा कि सब चीजें कवर करूं, कुछ छूट जाएगा तो आप कुछ थोड़ा बहुत पढ़ लेना, ठीक है। चलिए, तो आईजीआरपी को मॉडिफाई करके ईआईजीआरपी बनाया गया। तो सबसे पहली चीज, ईआईजीआरपी कोई नया प्रोटोकॉल नहीं है, ठीक है। ईआईजीआरपी इज एन एनहेंसमेंट ऑफ आईजीआरपी। आईजीआरपी था, आईजीआरपी को ही मॉडिफाई किया और उसको बना दिया ईआईजीआरपी। क्लियर हो गया। एनहेंस इंटीरियर गेटवे राउटिंग प्रोटोकॉल। ईआईजीआरपी को भी जब मॉडिफाई किया तो उसको सिस्को प्रोप्राइटरी बना दिया। तो ईआईजीआरपी सिस्को प्रोप्राइटरी था, है नहीं, क्या है ये, था। जब बनाए थे तो ये सिस्को प्रोप्राइटरी था। अभी ये 50% प्रोप्राइटरी है, 50% फीचर जो है वो दूसरे लोगों पे चलते हैं, जैसे कि हुआवी वगैरह, ठीक है। तो ईआईजीआरपी सिस्को प्रोप्राइटरी था, है नहीं। क्लियर हो गया। दूसरी चीज, इसको उन्होंने क्लासलेस कर दिया, क्योंकि क्लासफुल में लिमिटेशन होती है, राइट। क्लासलेस में कोई लिमिटेशन नहीं है। क्लासलेस राउटिंग प्रोटोकॉल वो राउटिंग प्रोटोकॉल होता है जो अपडेट में सबनेट मास्क भेजता है, और ये सब तरह के नेटवर्क पे चलेगा, वीएलएसएम, एफएलएसएम, क्लासफुल, क्लासलेस, ये सब जगह पर चलेगा, ओके। और ये बोलता है कि भाई मैं डिस्टेंस वेक्टर नहीं हूं, मैं एडवांस डिस्टेंस वेक्टर हूं। क्यों भाई, ये बोलता है कि डिस्टेंस वेक्टर तो आईजीआरपी था,
मैं तो उसका एनहेंसमेंट हूँ, मैं तो उसका मॉडिफाइड वर्जन हूँ, तो मैं एडवांस डिस्टेंस वेक्टर हूँ, मैं डिस्टेंस वेक्टर नहीं हूँ। क्लियर हो गया? उसके बाद EIGRP को हम लोग हाइब्रिड राउटिंग प्रोटोकॉल भी कहते हैं। नाउ व्हाट इज दिस हाइब्रिड राउटिंग प्रोटोकॉल? हाइब्रिड राउटिंग प्रोटोकॉल का मतलब एक चीज जिसमें दो चीजों के फीचर हो, उसे हम हाइब्रिड कहते हैं। मतलब एक इंसान जिसके अंदर दो चीजों की क्वालिटी है। ठीक है? तो EIGRP को जब मॉडिफाई किया जा रहा था तो उसके अंदर लिंक स्टेट की जो बेस्ट चीजें थी वो डाल दी गई, और डिस्टेंस वेक्टर की जो बेस्ट चीजें थी वो डाल दी गई। मतलब EIGRP के अंदर डिस्टेंस वेक्टर के भी फीचर है और लिंक स्टेट के भी फीचर है। क्लियर? अब इसने डिस्टेंस वेक्टर से कौन से फीचर लिया और लिंक स्टेट से कौन से फीचर लिया? तो लिंक स्टेट का काम करने का तरीका बहुत ही सिंपल और अच्छा है, राइट? तो इसने जो है काम करने का तरीका लिंक स्टेट से ले लिया, और डिस्टेंस वेक्टर जो था उसका कॉन्फ़िगरेशन बहुत सिंपल था। समझ रहे हो? राउटर रिप, नेटवर्क दिस, कोई सबनेट मास्क नहीं, कोई एरिया नहीं, कुछ नहीं। तो सिंप्लिसिटी ऑफ कॉन्फ़िगरेशन जो था वो उसने डिस्टेंस वेक्टर से ले लिया। क्लियर हो गया? इसीलिए इसके अंदर दोनों के फीचर है, इसीलिए ये हाइब्रिड राउटिंग प्रोटोकॉल है। EIGRP का जो बेस्ट पाथ चुनने का क्राइटेरिया है वो सेम है, बैंडविड्थ प्लस डिले, लेकिन यहाँ पे एक चेंज है, इंटू 256। IGRP में सिर्फ बैंडविड्थ और डिले था, इंटू 256 नहीं था। EIGRP में बैंडविड्थ और डिले ही है, लेकिन जो भी वैल्यू आएगी उसको 256 से मल्टीप्लाई किया जाएगा। क्लियर हो गया? EIGRP की 3 AD वैल्यू है, 90, 170 एंड 5। ये 3 AD वैल्यू है EIGRP की। क्लियर हो गया? अब ये 90 किसको देता है, 170 किसको देता है और 5 किसको देता है, ये हम अभी देखेंगे। क्या यहाँ तक क्लियर हो गया? इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये जानने की तो फिलहाल जरूरत नहीं है, लेकिन वो स्केलर मल्टीपल करता है, क्योंकि जो भी वैल्यू आती है उसकी वो 64 का आंकड़ा रखता है। वो ज्यादा डीप हो रहा है। देखो अगर मैं दिखाऊँ यहाँ से, क्योंकि प्रॉपर नोट्स उसकी नोट्स में तो नहीं है, तो मैं यहाँ से गूगल से आपको दिखाता हूँ। EIGRP metric is multiply by 256। देखो यहाँ पर है, EIGRP uses multiple factor to calculate the metric for a path। मतलब किसी भी पाथ को सेलेक्ट करने के लिए वो मल्टीपल चीजें यूज करता है EIGRP। मैट्रिक कैलकुलेशन यूजेस बैंडविड्थ एंड डिले बाय डिफॉल्ट। मतलब मैट्रिक जब वो कैलकुलेट करता है बेस्ट पाथ सेलेक्ट करने के लिए, तो बाय डिफॉल्ट बैंडविड्थ और डिले पे उसका ध्यान रहता है सिर्फ। लेकिन बट कैन इंक्लूड इंटरफेस लोड एंड रिलायबिलिटी टू। तो मतलब मैंने आपको CCNA में पढ़ाया था कि नहीं पता नहीं, अभी आगे आने वाला ही है। तो लेकिन इसका जो बेस्ट पाथ चुनने का क्राइटेरिया है उसके अंदर वो लोड बैलेंसिंग और रिलायबिलिटी को भी इंक्लूड कर सकता है। तो इसके लिए EIGRP का जो फॉर्मूला है, बेस्ड ऑन IGRP मैट्रिक फॉर्मूला, एक्सेप्ट आउटपुट मल्टीप्लाई बाय 256 टू चेंज द मैट्रिक फ्रॉम 24 बिट टू 32 बिट। तो जब ये 256 से मल्टीप्लाई करता है, ठीक है, तो वो ये बता रहा है कि IGRP में जो मैट्रिक की जो वैल्यू होती है वो 24 बिट होती थी। जो मैट्रिक की वैल्यू होती थी, ये IGRP में जो मैट्रिक की वैल्यू होती है
वो 32 बिट होती है। इसके लिए वो बता रहा है कि 256। ठीक है। अब वो कैसा है, वो काफी डीप, ये देखो 5, इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। भूल गया तो जब देख ही लेते हैं फिर। मतलब इन शॉर्ट अगर किसी ने पूछा तो आप ये तो बोल सकते हो कम से कम कि आईजीआरपी में 24 बिट का था, यहाँ पे 32 बिट का है, इसीलिए मल्टीप्लाई बाय 256 ले लेता है वो। उसका कैलकुलेशन है, नहीं कहीं भी एग्जैक्ट नहीं बताता है वो। यहाँ पे आपको उसका पूरा कैलकुलेशन मिलेगा कि वो कैसे कैलकुलेट कर, जो कि मैं भी बताने वाला हूँ और इससे इजी बताने वाला हूँ। इससे बहुत इजी होगा जो मैं बताऊंगा ना, वो इससे बहुत इजी होगा और क्लियर भी होगा। नहीं, उसकी कोई वैल्यू का नहीं बताया है। देखो थोड़ा धुंधला धुंधला ध्यान आ रहा है यार, ये 32 बिट से ना उसका कुछ था एक। 32 बिट से क्या होता था, मल्टीप्लाइड बाय 256 टू चेंज द मैट्रिक फ्रॉम 24 बिट टू 32 बिट। मैट्रिक की एक वैल्यू आती है, उसकी वैल्यू जो होती है ना 24 बिट होती है। तो अगर उसको 256 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 32 बिट हो जाती है। ठीक है, चलो फिलहाल इतना ही ध्यान रख लीजिए, क्योंकि उतना कोई जाएगा नहीं, लेकिन अगर जाएगा तो आपके पास अभी आंसर है। ठीक है। 9। तो EIGRP जो है उसकी 3 AD वैल्यू है, 90, 170 और 5। ठीक है, 90, 170 और 5। अब ये कैसे आती है चलिए देखते हैं। क्योंकि रिप की तो एक ही एडी वैल्यू है 120, OSPF की भी एक ही एडी वैल्यू है 110। तो इसकी 3 कैसे हो गई, राइट? चलिए देखते हैं। इसका लिया स्क्रीनशॉट, राइट धवल? ओके, ये इसका थियरी का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये ले लीजिए। ऑल राइट। तो देखिए यहाँ पर है, तो क्या होता है, EIGRP में 3 AD वैल्यू होती है। पहले की हम बात करेंगे 90, जिसको वो इंटरनल मानता है। अब ये क्या चीज है, देखिए ये एक राउटर है R1 और ये एक राउटर है R2, और दोनों पे भी मैंने EIGRP चलाया हूँ। ठीक है, दोनों पे भी मैंने EIGRP चलाया हूँ। यार मेरा लेकिन थोड़ा सा ये हो गया है, 1 मिनट मैं ये पता करता हूँ, थोड़ा मुझे 5 मिनट दे दीजिए। कोई चीज मैं नहीं याद आती है ना तो मैं यार उसके पीछे पड़ जाता हूँ, ये गलत बात है मेरी बहुत। Why EIGRP metric is 24 bit and 32 bit? Metric is bit and मुझे जब तक वो पता नहीं चल जाएगा तो मेरे दिमाग पे रहेगा। और 24 बिट सिग्नल एज अ पोटेंशियल सिग्नल, इस सिग्नल का दिखा रहा है। EIGRP वाइड मैट्रिक। ये भाई ये तो बहुत बड़ा भूल गया है। बैंडविड्थ। और मुझे याद था, मुझे एक्चुअल में वो जब पढ़ाओ नहीं और पढ़ता भी नहीं ना तो कोई पूछता भी नहीं, तो दिमाग से निकलता है इधर पे है। By default, EIGRP composite metric is 32-bit quantity, that is the sum of segment delay and lowest segment bandwidth delay scaled in bandwidth scaled and inverted for a given route. The formula used to scale and invert the bandwidth is 10 raised to 7 divided by minimum bandwidth kbps. However, with EIGRP,
wide metric feature, the EIGRP composite metric is scaled into 64-bit metric calculation for EIGRP name configuration mode। देख रहे, ये सिक्स मैं बोल रहा था ना, कुछ 64 का मैंने बोला था, कुछ याद आया आपको? मैं पहले बोला था 64। तो देखो, बाय डिफॉल्ट EIGRP जैसा कि नॉर्मली वो क्या करता है, अगर IGRP की हम बात करेंगे तो उसमें 24 बिट का वैल्यू होती है, ठीक है, जो भी वैल्यू आती होगी उसकी वो 24 बिट की होती है। फिर EIGRP में जो वैल्यू आती है बाय डिफॉल्ट वो 32 बिट की होती है, राइट। उसके बाद एक आता है नेम्ड EIGRP आता है, उसमें ना 64 बिट की उसकी मैट्रिक कैलकुलेशन होती है। मैं कुछ बोला था ना कि 64 होता है, 64 होता है द हॉपकॉन फॉर नेटवर्क मिक्स। ये तो कोई कोई सही से बताता ही नहीं है ना, यही तो बात है। हाँ, नहीं नहीं, नहीं नहीं, EIGRP wide metric, the EIGRP wide metric features introduce 64-bit metric calculation and rev scaling and enhanced gateway protocol। मुझे ये याद था यार धवल, लेकिन क्या है ना, वो कोई पूछता नहीं और मैं भी पढ़ाता नहीं हूँ, तो वो मेरे दिमाग से चला गया। और इंटरनेट इज नॉट अ गुड प्लेस, मतलब इस पे बहुत ढूंढना पड़ता है कोई भी चीज है, समझ रहे हो। देखिए कोई नहीं बता रहा है, दिख रहा है, वाई IGRP मैट्रिक इज 24 बिट एंड 32 बिट, कोई बता ही नहीं रहा, एकदम साफ पूछ रहा हूँ मैं, फिर भी नहीं बता रहे। कोई बात नहीं, इसे ढूंढता हूँ मैं, बताता हूँ मैं आपको बाद में, ठीक है। मैं बोला ना उसमें एक 64 भी होता है, 64 आगे के लिए रखा है उसमें वो। ठीक है, आप फिलहाल इतना ध्यान रखिए, वो इंटू 256 है, वो जो भी मैट्रिक की वैल्यू आती है वो 32 बिट की होती है, ठीक है। उसका साइज 32 बिट का होता होगा कुछ। मैं अभी उसको श्योर इसलिए नहीं बोल रहा हूँ क्योंकि मेरे दिमाग में कॉन्सेप्ट फिलहाल नहीं है। चलिए पॉइंट पर आते हैं। तो दो राउटर है, R1 है, R2 है, दोनों के भी ऊपर आपने EIGRP चलाया है। तो जो रूट EIGRP टू EIGRP लर्न होती है, EIGRP जो खुद से रूट लर्न करता है उसको वो इंटरनल रूट मानता है, उस पर वो सबसे ज्यादा भरोसा करता है क्योंकि उसने खुद से लर्न किया है, और उसको AD वैल्यू देता है 90। सबसे कम देखो इसी की AD वैल्यू है। तो यहाँ पर अब आता हूँ CCNP पे, आपका पहला पॉइंट, ट्रबल शूट AD वैल्यू, राइट। तो इंटरव्यू में आपको पूछेगा कि अगर आपके सामने, वैसे तो इससे भी कम है, BGP की AD वैल्यू 20 भी है, ठीक है, लेकिन अगर उसको हटाओ फिलहाल, अगर इंटरव्यू में आपसे पूछा आपके पास तीन राउटिंग प्रोटोकॉल है, OSPF, RIP और EIGRP, तो कौन सा सुपीरियर है और क्यों? तो क्या आंसर होगा रविंदर आपका? नहीं, कोई एक बोलिए, क्योंकि अभी सपोज, अभी, हाँ, कौन सा बेस्ट होगा और क्यों होगा? अभी लगे हाथ जब इस पे आ गया हो तो ये बता ही देता हूँ मैं। ट्रबल शूटिंग में ये क्या पूछना चाहता है पता है? ट्रबल शूटिंग में देखो ये कैसा पूछेगा अभी, और उसने बुक में ये दिया नहीं, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कैसा पूछेगा उसकी। वो ऐसा पूछेगा कि आपके पास एक राउटर है, इसके ऊपर मैंने बहुत पहले एक स्टैटिक रूट चलाया था किसी एक नेटवर्क को जाने के लिए, ठीक है। फिर उसी नेटवर्क को जाने के फिर मैंने ये चला के भूल गया हूँ। अब इसके ऊपर में मैं क्या करता हूँ, इसके ऊपर पे मैंने क्या कर दिया, EIGRP चला दिया। तो जब मैंने इसके ऊपर EIGRP चला दिया, लेकिन जब मैं इसका राउटिंग टेबल चेक करता हूँ तो इसके अंदर EIGRP की रूट ही नहीं है।
समझ रहे हो? तो क्यों नहीं है भाई, ट्रबल शूट करो, क्यों नहीं है? तो बहुत ही आसान है उसका आंसर। क्योंकि भाई पहले ही आपने उस नेटवर्क को जाने के लिए स्टैटिक रूट चलाया था जिसका एडी वैल्यू 1 है, और उसके बाद आप EIGRP चलाते हो जिसका एडी वैल्यू है 90। तो राउटर जो होता है ना, उसको बेस्ट पाथ सेलेक्ट करने के लिए वो एडी वैल्यू पे ध्यान देता है। जब उसके पास उससे बेस्ट रूट है तो वो रूट को दिखाएगा ही क्यों? यही वो ट्रबल शूट में दिखाने वाला है, समझ रहे हो? हाँ, वैसा दिखाएगा कि मैंने EIGRP चलाया लेकिन वो चल ही नहीं रहा है, वो दिख ही नहीं रहा है, लेकिन पिंग कर रहा हो तो हो रहा है। ये कैसे पॉसिबल है? तब अभी आप लोग भी कंफ्यूज हो जाओगे कि दो राउटर है, आपने EIGRP चला दिया, पिंग कर रहे तो पिंग हो रहा है, लेकिन जब राउटिंग टेबल चेक करो तो EIGRP की रूट नहीं है। तो वो कैसे पॉसिबल हुआ? वो एडी वैल्यू से पॉसिबल हुआ। ठीक है, और एक एक चीज, एक राउटर है उसमें मैंने रिप भी चला दिया, OSPF भी चला दिया, EIGRP भी चला दिया, तो क्या एक राउटर पे तीन प्रोटोकॉल चला सकते हैं, ऐसा पूछेगा? तो हाँ, चला सकते हैं, लेकिन राउटर किसी एक की बात मानेगा। किसकी बात मानेगा? जिसकी एडी वैल्यू सबसे कम होगी। समझ रहे हो? क्योंकि राउटर जो होता है, देखो दो चीजें हैं, कॉन्सेप्ट क्लियर करता हूँ आपका मैं। दो चीजें हैं, एक होता है राउटिंग प्रोटोकॉल, ठीक है? जो राउटिंग प्रोटोकॉल होता है वो क्या करता है? वो मैट्रिक यूज करता है। क्या यूज करता है? तो सेलेक्ट बेस्ट पाथ, ठीक है? जो राउटिंग प्रोटोकॉल होता है वो मैट्रिक यूज करता है बेस्ट पाथ सेलेक्ट करने के लिए, जैसे कि OSPF का मैट्रिक है कॉस्ट, है ना? रिप का मैट्रिक है हॉप काउंट। ओके, और EIGRP का दो मैट्रिक है, बैंडविड्थ डिले। तो ये राउटिंग प्रोटोकॉल यूज करते हैं मैट्रिक। राउटिंग प्रोटोकॉल एडी वैल्यू वगैरह पे ध्यान नहीं देते, ठीक है? क्योंकि वो तो उनका खुद का रैंक है। लेकिन जो राउटर होता है, जो राउटर होता है वो यूज करता है, यूजेस एडी वैल्यू सेलेक्ट बेस्ट पाथ। समझ रहे हो? क्या यहाँ तक क्लियर हो गया? तो अगर किसी राउटर के ऊपर अगर आप तीन चार राउटिंग प्रोटोकॉल चला दिए, रिप चला दिए, OSPF चला दिए, EIGRP चला दिया, तो वो किसकी बात मानेगा? तो वो उसकी बात मानेगा जिसका एडी वैल्यू सबसे कम होगा। क्लियर है? लगे हाथ सबका एडी वैल्यू भी दिखा देता हूँ। वैसे तो बुक में चार्ट है लेकिन मैं दिखा देता हूँ। सबसे पहला होता है डायरेक्टली कनेक्टेड। तो जो राउटर होता है वो सबसे ज्यादा भरोसा अपने डायरेक्टली कनेक्टेड रूट्स के ऊपर करता है, क्योंकि उसकी एडी वैल्यू होती है 0। कितनी होती है? 0। उसके बाद आती है स्टैटिक राउट। डायरेक्टली कनेक्टेड राउट के बाद अगर वो किसी पे ज्यादा भरोसा करता है तो स्टैटिक राउट पे करता है, क्योंकि स्टैटिक राउट किसने दिया? एडमिन ने दिया है। और एडमिन कौन है? एडमिन उसका मालिक है। मैं घर में मेरे राउटर खरीद के लाया, तो वो राउटर का ओनर कौन है? मैं हूँ। तो राउटर खुद के बाद सबसे ज्यादा भरोसा मुझ पे करेगा, राइट? उसके बाद आता है उसके बाद आता है BGP। आगे आएगा आपको। BGP की दो एडी वैल्यू है, एक है 20 और एक है 200। उसके बाद आता है EIGRP। इसकी एडी वैल्यू कितनी है भाई? नॉर्मल एक एक की बात करो तो 90 है, ठीक है? और उसके बाद नेक्स्ट प्रायोरिटी जाती है OSPF। OSPF नहीं, IGRP। IGRP की क्या आईडी वैल्यू है? 100। उसके बाद आता है OSPF।
ओएसपीएफ की कितनी है 110। उसके बाद आता है रिप, रिप की कितनी है 120। क्लियर हो गया। तो ये है आपके राउटिंग प्रोटोकॉल और ये है आपका एडी वैल्यू। अब मान लीजिए ये सबका सब अगर आप राउटर पे चला दोगे तो वो स्टैटिक राउट की बात मान के वहां से पैकेट भेजेगा क्योंकि उसकी एडी वैल्यू सबसे कम है। समझ में आया। यस। और अगर स्टैटिक नहीं चलाया ये सिर्फ EIGRP OSPF रिप तो ऐसा पूछेगा इंटरव्यू में कि आपके पास में EIGRP भी है OSPF भी है, कौन सा राउटर बेटर है, कौन सा राउटिंग प्रोटोकॉल बेटर है। तो उसका आंसर है उसका बेटर राउटिंग प्रोटोकॉल है EIGRP। क्यों? क्योंकि EIGRP का एडी वैल्यू कम है, तो जिस राउटिंग प्रोटोकॉल का एडी वैल्यू कम होता है वो सुपीरियर होता है। क्लियर हो गया। ऑल राइट। ये सब कॉन्सेप्ट है, बढ़ते जाएगा वो, बहुत खत्म ही नहीं होगा ये। कितना बड़ा है तुम देखो ना, एक कोई भी टॉपिक को छेड़ दो मैं उसमें बोलते जाता हूँ, देखते हैं ना आप। तो यस, तो यहाँ पे हमने तीन चीजें सीखी। और अच्छा याद भी रखना पड़ता है इसे। तो राउटिंग प्रोटोकॉल क्या यूज करता है, मैट्रिक यूज करता है बेस्ट पाथ सेलेक्ट करने के लिए। राउटर क्या यूज करता है, एडी वैल्यू यूज करता है बेस्ट पाथ सेलेक्ट करने के लिए। और ये सभी राउटिंग प्रोटोकॉल है और ये उनकी एडी वैल्यू है। ठीक है। यस। एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए डबल, ऐसा ब्लैंक कर दिया हो ना तो ज्यादा समझ में आ रहा वाला। ऑल राइट। तो मैं आता हूँ बैक टू द टॉपिक। तो जो रूट EIGRP टू EIGRP लर्न होती है, EIGRP उस पर ज्यादा भरोसा करता है क्योंकि वो EIGRP ने खुद से रूट लर्न किया है और उसको एडी वैल्यू देता है 90। उसको इंटरनल रूट मानता है और एडी वैल्यू देता है 90। मोस्ट ट्रस्ट वर्दी। क्लियर हो गया। अभी सिनेरियो नंबर 2। अभी यहाँ पे EIGRP चल रहा है R1 पे, R2 पे क्या चल रहा है OSPF। OSPF और EIGRP कभी भी एक दूसरे से ऑटोमेटिकली रूट एक्सचेंज नहीं करेंगे। समझ रहे हैं? क्योंकि दोनों का मैट्रिक कैलकुलेशन करने का तरीका अलग अलग है। OSPF बोलता है बेस्ट पाथ कॉस्ट कहाँ कम लगेगा वहां से भेजूंगा। EIGRP बोलता है मुझे बैंडविड्थ भी चाहिए, डिले भी चाहिए, सब चाहिए। तो दोनों का कैलकुलेशन करने का तरीका अलग अलग है, राइट। तो ये लोग कभी ऑटोमेटिकली तो एक दूसरे से रूट एक्सचेंज नहीं करेंगे। लेकिन मैं एडमिनिस्ट्रेटर हूँ, मैं पूरे नेटवर्क को हैंडल करता हूँ। मैं अगर चाहूँ तो OSPF की रूट EIGRP में डाल सकता हूँ और EIGRP की रूट OSPF में डाल सकता हूँ। इसे कहते हैं रीडिस्ट्रीब्यूशन। क्या कहते हैं? रीडिस्ट्रीब्यूशन। मैनुअल रीडिस्ट्रीब्यूशन कहा जाता है इसे। अगर मैं राउटर पे जाके EIGRP को बोलूँ कि EIGRP तुम्हारी रूट में OSPF में उठा के डाल दिया, OSPF की रूट EIGRP में उठा के डाल दिया, तो अगर ये हरकत किया कि OSPF की ढूंढी हुई रूट EIGRP में मैंने मैनुअली रीडिस्ट्रीब्यूट अगर कर दिया तो EIGRP बहुत एक्सीलेंट और इंटेलिजेंट प्रोटोकॉल है। वो उस पर मार थप्पा लगा देगा कि भाई ये रूट मैंने नहीं ढूंढा हूँ, ये रूट किसी और प्रोटोकॉल की ढूंढी हुई है, ये एक्सटर्नल रूट है, इस पर ज्यादा भरोसा मत करो। इसको दे देगा एडी वैल्यू 170। ये सब हम प्रैक्टिकली देखेंगे आगे। क्लियर हो गया। तो अगर EIGRP में आप किसी दूसरे प्रोटोकॉल की रूट को मैन्युअली रीडिस्ट्रीब्यूट करोगे तो EIGRP उसको एक्सटर्नल रूट मानेगा, उस पर ज्यादा भरोसा नहीं करेगा और उसको एडी वैल्यू दे देगा 170। क्लियर हो गया।
उसके बाद EIGRP एक बहुत ही एक्सीलेंट राउटिंग प्रोटोकॉल है, लेकिन इसके अंदर भी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, और वो प्रॉब्लम है क्वेरी। ये क्वेरी क्या है ये हम आगे देखेंगे। क्वेरी का शॉर्ट बता दूं, जैसे ये EIGRP राउटर था, 30 नेटवर्क इससे कनेक्टेड था। अगर ये नेटवर्क डाउन हो गया तो ये अपने नेबर को एक क्वेरी भेजेगा कि भाई सुनो ना, मेरा 30 नेटवर्क डाउन हो गया है, तो क्या आपके पास उसको जाने के लिए कोई दूसरी रूट है? इसे कहते हैं क्वेरी। तो EIGRP एक बहुत ही एक्सीलेंट राउटिंग प्रोटोकॉल है, लेकिन इसके अंदर एक चीज होती है क्वेरी। ये क्वेरी इसकी बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, समझ रहे हो? तो ये क्वेरी की वजह से काफी प्रॉब्लम होती है, और उसको सॉल्व करने के लिए समरी की जाती है, जिसको हम कहते हैं सुपर नेटिंग। इसीलिए EIGRP ऑटोमेटिक समरी भी करता है, और हमको इजाजत देता है कि हम कहीं पे भी समरी कर सकते हैं। OSPF में हमने सीखा था कि आप कहीं पर भी समरी नहीं कर सकते, राइट? OSPF में अगर आपको समरी करना है तो आपको ABR या ASBR पे जाके ही समरी करना पड़ेगा, राइट? OSPF में अगर आप कहीं पे भी समरी करोगे तो विजिबिलिटी खत्म हो जाएगी। क्लियर हो गया? ये बहुत बड़ा एक पॉइंट है इन दोनों के बीच में। EIGRP में आप कहीं पर भी समरी कर सकते हो, और EIGRP ऑटोमेटिक समरी भी करता है, क्योंकि समरी करने से EIGRP में जो बहुत बड़ा प्रॉब्लम है क्वेरी का, स्टक इन एक्टिव स्टेट का, जो हम आगे सीखेंगे, वो सॉल्व होता है। तो समरी रूट को EIGRP बहुत ज्यादा जानता मानता है, बहुत ज्यादा ट्रस्ट करता है, और उसको AD वैल्यू देता है 5। क्लियर हो गया? तो EIGRP की 3 AD वैल्यू है, 90, 170 और 5। जो रूट EIGRP टू EIGRP लन होती है, EIGRP उसको इंटरनल रूट मानता है और सबसे ज्यादा भरोसा करता है, और AD वैल्यू देता है 90। जो रूट EIGRP में मैनुअली रीडिस्ट्रीब्यूट की जाती है तो ले तो लेता है, लेकिन उस पर थप्पा मार देता है कि एक्सटर्नल रूट है, और उस पर सबसे कम भरोसा करता है, और उसको AD वैल्यू देता है 170। तीसरी चीज, EIGRP एक बहुत ही एक्सीलेंट राउटिंग प्रोटोकॉल है, लेकिन क्वेरी उसकी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, और वो सॉल्व होती है समरी करने से। तो EIGRP खुद भी समरी करता है, और EIGRP में आप कहीं भी समरी कर सकते हो। इसीलिए समरी रूट को EIGRP बहुत ज्यादा ट्रस्टवर्दी मानता है, और AD वैल्यू देता है 5। OSPF में अगर आपको समरी करना है तो आप ABR या ASBR पर करोगे, लेकिन EIGRP में आप किसी भी इंटरफेस पे जाके समरी कर सकते हो, कोई रोक टोक नहीं है। क्लियर हो गया? यस। हम्म। यस, बहुत जरूरी है ये रिवीजन, ठीक है? क्योंकि ये बेस है, ये तैयार नहीं होगा कुछ नहीं कर पाओगे। का स्क्रीनशॉट लिया था धवल आपने? थियरी है ये, ले लीजिए। उसके बाद आता है EIGRP का क्राइटेरिया। क्राइटेरिया मतलब, जैसे कि OSPF को अगर बेस्ट पाथ सेलेक्ट करना है तो उसका बेस्ट पाथ चुनने का क्राइटेरिया है बैंडविड्थ। मतलब OSPF के हिसाब से वो वाला पाथ बेस्ट पाथ होगा जहां से ज्यादा बैंडविड्थ मिल रही है, राइट? रिप के हिसाब से रिप का जो बेस्ट पाथ चुनने का क्राइटेरिया है वो है हॉप काउंट। मतलब रिप के हिसाब से वो पाथ बेस्ट पाथ होगा जहां से कम हॉप लग रहे हैं, राइट?
लेकिन EIGRP का एक क्राइटेरिया नहीं है, उसके 4 क्राइटेरिया है: बैंडविड्थ, लोड, डिले, रिलायबिलिटी। MTU क्राइटेरिया नहीं है। MTU का फुल फॉर्म है मैक्सिमम ट्रांसमिशन यूनिट। ये बताता है कि आपकी फ्रेम का साइज कितना होगा तो वो राउटर के पोर्ट में से आ या जा सकता है, और ये बाय डिफॉल्ट होता है 1500 बाइट। क्लियर हो गया? अब इसके जितने भी क्राइटेरिया है, बैंडविड्थ, लोड, डिले, रिलायबिलिटी, इन सभी को इसने के वैल्यू से मल्टीप्लाई किया है। के वैल्यू एक कांस्टेंट वैल्यू होती है। किसी भी मैट्रिक से अगर हम उसको मल्टीप्लाई करेंगे तो वो उसका भाव को बढ़ा देती है। तो के वैल्यू मतलब कांस्टेंट वैल्यू को जब हमने ये चारों क्राइटेरिया से मल्टीप्लाई किया तो उसने क्या किया, उसका वैल्यू बैंडविड्थ का 1 आ गया, डिले का 1 आ गया, और बाकी सभी का 0 आ गया। इसीलिए जो EIGRP है वो बाय डिफॉल्ट बैंडविड्थ और डिले पर ध्यान देता है, लोड और रिलायबिलिटी पर नहीं। क्लियर हो गया? जिसके पीछे से साउंड आ रहा है प्लीज म्यूट पे जाइए, म्यूट पे जाइए, रिकॉर्डिंग चालू है। ठीक है, अभी भी आ रही है? किसके पीछे से आ रही है ये? अश्विन? हाँ प्लीज म्यूट पे जाइए। यस, नाउ तो EIGRP का बेस्ट पाथ सेलेक्ट करने का क्राइटेरिया 4 है। बाय डिफॉल्ट बैंडविड्थ और डिले पर ध्यान देता है। क्यों? क्योंकि बैंडविड्थ का के वैल्यू 1 है और डिले का के वैल्यू 1 है, इसीलिए ये बाय डिफॉल्ट बैंडविड्थ और डिले पे ध्यान देता है। लेकिन अगर मुझे, लेकिन चलिए समझते हैं ये लोड क्या है। तो लोड क्या है, तो जरा बताना रविंदर, ये लोड क्या है जरा। तो लोड बैलेंसिंग जिसे हम कहते हैं, और ये IGRP कैसे लोड बैलेंसिंग करता है? नहीं, वापस से समझाइए तो कुछ जनी। हम्म, बहुत अच्छी बात है, लेकिन आप बराबर से एक्सप्लेन नहीं कर रहे हो। देखिए, लोड बैलेंसिंग समझिए पहला क्या होता है। अगर एक राउटर है, देखो ये MTU का स्क्रिप्ट, पहले तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्राइटेरिया का लिया, यस। अभी इसका ले लीजिए, कहाँ गया, MTU का ले लीजिए। देखो MTU दिखाता है कि पैकेट, तो पैकेट जो होती है बाय डिफॉल्ट 1500 बाइट की होती है। जाते जाते 1518 से लेके 1599 बाइट तक ये हो जाती है, नॉर्मल पैकेट। जो बड़ी बड़ी पैकेट भी आती है जिनको बेबी फ्रेम, जंबो बेबी फ्रेम भी कहा जाता है, जायंट फ्रेम, अगर पैकेट इससे कम होगी तो ये उसको रंट मान के रिजेक्ट कर देगा, और पैकेट इससे बड़ी होगी तो जायंट मान के रिजेक्ट कर देगा। तो अगर आप डेटा सेंटर जैसी जगह काम करते हो तो ध्यान रखिए कि आपका जो राउटर है या स्विच है वो बड़ी फ्रेम सपोर्ट करता हो। ठीक है, ये पैकेट का हेडर कैसा होता है ना, ये भी दिखाऊंगा इंशाल्लाह आगे, कि पैकेट का हेडर में क्या क्या चीजें होती है, क्या क्या होता है नॉल, ये बता रहा था। तो लोड बैलेंसिंग किसे कहते हैं, पहला तो ये समझो। लोड बैलेंसिंग का मतलब कि अगर कोई राउटर है और उसको किसी नेटवर्क पे जाने के लिए एक से ज्यादा पाथ है और सभी पाथ बेस्ट पाथ है, तो वो सभी पाथ को अपने राउटिंग टेबल में डालेगा और उनके ऊपर से पैकेट को भेजेगा, लेकिन कहीं पे ज्यादा कहीं पे कम। फॉर एन एग्जाम्पल, जब हम साइकिल चलाते हैं तो उसके दोनों तरफ पेंडल होता है, राइट। तो पेंडल पे हम लोड बैलेंसिंग करते हैं, हम दोनों तरफ इक्वल वेट नहीं, कभी थोड़ा यहाँ पे, कभी थोड़ा वहां पे, कभी पैर यहाँ, कभी पैर वहां, कभी पैर यहाँ, कभी पैर वहां, राइट।
तो लोड को बैलेंस करते हैं हम। अभी जैसे कि एक एग्जांपल देखिए, ये ए वाले को बी पे जाना था और दोनों जगह से 10 Mbps ही मिल रही थी, तो ये दोनों को अपने राउटिंग टेबल में डालेगा और दोनों पे से रूट को भेजेगा, लेकिन कहीं पे ज्यादा कहीं पे कम, कहीं पे ज्यादा कहीं पे कम, इक्वल तो नहीं भेजेगा। इक्वल भेजेगा तो लोड शेयरिंग हो जाएगा। लोड बैलेंसिंग का क्या मतलब है कि एक जगह से भेज रहा था, वहां से लगा कि ज्यादा जा रहा है, दूसरा पाथ भी है जो उसके ही जितना अच्छा है, तो थोड़ा सा वहां से भेज दूंगा। समझ रहे हो? उसे कहते हैं लोड बैलेंसिंग। तो इन शॉर्ट में अगर मैं बोलूं, तो अगर किसी राउटर के पास किसी नेटवर्क पे जाने के लिए एक से ज्यादा पाथ है और सभी पाथ बेस्ट पाथ है, तो उन सभी को उठाएगा, अपने राउटिंग टेबल में डाल लेगा और सभी से रूट को भेजेगा, कहीं पे ज्यादा कहीं पे कम। क्लियर हो गया? इसे कहते हैं लोड बैलेंसिंग। जितने भी राउटिंग प्रोटोकॉल है, सभी राउटिंग प्रोटोकॉल लोड बैलेंसिंग करते हैं। और EIGRP की बात करूं, तो बाय डिफॉल्ट 4 पाथ पे लोड बैलेंसिंग करता है। इसको बढ़ा करके हम 16 भी कर सकते हैं। ठीक है? क्लियर हो गया यहाँ तक? लेकिन EIGRP में कुछ खास बात है। वो खास बात क्या है? EIGRP में खास बात ये है कि EIGRP एक ऐसा प्रोटोकॉल है जो इक्वल कॉस्ट पाथ पे तो लोड बैलेंसिंग करता ही है, वो अनइक्वल कॉस्ट पाथ पे भी लोड बैलेंसिंग करता है, लेकिन प्रोपोर्शनेट लोड बैलेंसिंग करता है। कैसी लोड बैलेंसिंग करता है? प्रोपोर्शनेट लोड बैलेंसिंग। अब ये क्या चीज है, देखिए कैसे। ऊपर से जाएगा तो 100 Mbps, नीचे से जाएगा तो 10 Mbps। और एक एक चीज, EIGRP बाय डिफॉल्ट अनइक्वल कॉस्ट पाथ पे लोड बैलेंसिंग नहीं करता। अगर आपको इसको अनइक्वल कॉस्ट पाथ पे भी लोड बैलेंसिंग करानी है, तो एक फीचर होता है जिसे कहते हैं वेरिएंस। वेरिएंस नाम का एक फीचर है। ये कमांड के मदद से, ये बाय डिफॉल्ट 1 होता है, मतलब कोई एक बेस्ट पाथ को सेलेक्ट करो और वहां से जाओ। ठीक है? अगर मैं इसको मल्टीप्लाई बाय 2 कर दूं, वेरिएंस को 2 कर दूं, ऐसे लिखूं, अगर मैं लिखूं वेरिएंस 2, तो वो क्या करेगा बताता हूं मैं। अगर मैं लिखूं वेरिएंस 2, ठीक है, तो वो क्या करेगा, जो भी उसका कॉस्ट निकलता है, जैसा उसका कॉस्ट निकला 14, तो 14 को वो 2 से मल्टीप्लाई कर देगा। अब कितना हो गया? 14 इंटू 2 कितना हो गया? 28। अब जिस जिस पाथ का वैल्यू 28 है, वो सबको ये अपने राउटिंग टेबल में डालेगा और सभी से पैकेट को भेजेगा। समझ रहे हो? ये होता है वो। तो खैर, उस पर तो मैं आऊंगा बाद में भी। तो मैं यहाँ पे था कि EIGRP एक अकेला लौता प्रोटोकॉल है जो इक्वल कॉस्ट पाथ हो या अनइक्वल कॉस्ट पाथ हो, दोनों पे लोड बैलेंसिंग करता है। इक्वल कॉस्ट अनइक्वल कॉस्ट पाथ पे प्रोपोर्शनेट लोड बैलेंसिंग करता है। मतलब ऊपर से 100 Mbps है, नीचे से 10 Mbps है, एक जीरो कट, एक जीरो कट, रेशियो कितने का बन गया? 10:1। ऊपर से अगर 10 पैकेट भेजेगा तो नीचे से एक पैकेट भेजेगा। इसे कहते हैं प्रोपोर्शनेट लोड बैलेंसिंग। एक एग्जांपल दिया मैंने, ठीक है? वो अपने तरफ से कुछ कैलकुलेट करता है। क्लियर हो गया? तो ये सब चीजें इंटरव्यू में पूछे जाएगी कि क्या EIGRP लोड बैलेंसिंग करता है। हाँ, अच्छा, और एक एक चीज, अनइक्वल कॉस्ट पाथ पे बाय डिफॉल्ट 2 पाथ पे लोड बैलेंसिंग करता है। इक्वल कॉस्ट पाथ है तो बाय डिफॉल्ट 4 पाथ, अनइक्वल कॉस्ट पाथ है तो बाय डिफॉल्ट 2 पाथ पे लोड बैलेंसिंग करता है। ठीक है? तो EIGRP लोड बैलेंसिंग का मतलब समझे आपने? प्रोपोर्शनल लोड बैलेंसिंग, इक्वल कॉस्ट पाथ, अनइक्वल कॉस्ट। क्लियर हो गया? यस। तो आपको अगर चाहिए
कि नहीं भाई मेरा EIGRP राउटर जितना ध्यान बेस्ट पाथ सेलेक्ट करने में, बैंडविड्थ पे और डिले पे देता है, उतना ही ध्यान वो लोड पर भी देना चाहिए। तो जाके उसकी के वैल्यू को आप 1 कर दो। लेकिन अगर आपने ये हरकत की तो जितने भी राउटर उस ऑटोनॉमस में है, सभी राउटर पे जाके आपको उसकी के वैल्यू को 1 करना पड़ेगा। नहीं तो जितने राउटर है सब लोग इससे अपनी नेबरशिप तोड़ देंगे। क्लियर हो गया? जितने भी राउटर है वो सभी राउटर इससे अपनी नेबरशिप तोड़ देंगे। क्लियर हो गया यहाँ तक? इसीलिए EIGRP का नेबरशिप रूल है कि सेम ऑटोनॉमस में होना चाहिए और उनका के वैल्यू मैच होना चाहिए। किसी एक राउटर पे के वैल्यू चेंज किया तो उस ऑटोनॉमस में जितने भी राउटर है सभी राउटर की के वैल्यू को लोड की 1 करो, नहीं तो सभी लोग इससे नेबरशिप तोड़ देंगे। क्लियर हो गया? यस। ये देखो यहाँ पे दिखाया हूँ, अगर इस राउटर पे लोड की के वैल्यू को 255 कर दिया तो बाकी लोग इससे क्या करेंगे? नेबरशिप तोड़ देंगे। ठीक है? और OSPF में जब हम लिखते हैं राउटर OSPF 1, तो इसको हम कहते हैं प्रोसेस आईडी। और EIGRP में जब हम ये नंबर लिखते हैं इसे कहते हैं ऑटोनॉमस सिस्टम नंबर। ठीक है? OSPF में होता है प्रोसेस आईडी, वो उसके लिए होता है क्योंकि राउटर के अंदर एक फीचर होता है वर्चुअल राउटर। मतलब राउटर के अंदर आप वर्चुअल राउटर भी बना सकते हो जिसका खुद से एक अलग राउटिंग टेबल होगा। समझ रहे हो? तो उसके लिए आप अलग से उस OSPF भी चला सकते हो। तो उसके लिए प्रोसेस आईडी होता है वो। ठीक है? और ऑटोनॉमस तो कंपनी का होता है कि अगर मेरी कंपनी है तो मेरी ब्रांच जहाँ जहाँ पर है सब सेम ऑटोनॉमस में होनी चाहिए। अलग ऑटोनॉमस में होगा तो भी बात होती है, लेकिन कुछ एडिशनल कमांड देने पड़ते हैं। ठीक है? तो हम देखेंगे वो भी। उसके बाद मैंने बताया था क्योंकि EIGRP जो है इसने जो बेस्ट पाथ चुन, क्या बोलते हैं, इसका जो वर्किंग है, काम करने का तरीका जो है वो इसने लिंक स्टेट से चुराया है। राइट? काम करने का तरीका इसने लिया है लिंक स्टेट से। ओके? तो लिंक स्टेट में हमने देखा था कि टोपोलॉजी टेबल, राउटिंग टेबल वगैरह होता है। राइट? और लास्ट में क्या होता है कि एक SPF एल्गोरिदम रन होता है जो टोपोलॉजी टेबल से बेस्ट पाथ सेलेक्ट करके राउटर के राउटिंग टेबल में डालता है। राइट? तो EIGRP में भी वही है। तो EIGRP में जो SPF एल्गोरिदम है उसका नाम है डुअल डिफ्यूजिंग अपडेट एल्गोरिदम। और OSPF में जो SPF एल्गोरिदम है जो टोपोलॉजी टेबल से बेस्ट पाथ सेलेक्ट करके राउटर के राउटिंग टेबल में डालता है उसका नाम है डिजिक्स्ट्रा। ठीक है? और एक चीज, EIGRP जब बेस्ट पाथ सेलेक्ट करता है उसी समय वो नेक्स्ट बेस्ट पाथ भी सेलेक्ट कर लेता है। EIGRP जो बेस्ट पाथ सेलेक्ट करता है उसे कहते हैं सक्सेसर, जो नेक्स्ट बेस्ट पाथ सेलेक्ट करता है उसे कहते हैं फिजिबल सक्सेसर। क्लियर हो गया? स्क्रीनशॉट ले लीजिए डबल इसको। और ये डिफरेंस भी बताया था कि EIGRP में टोपोलॉजी टेबल होता है, OSPF में लिंक स्टेट डेटाबेस होता है। ठीक है? यस। ये फिर मैंने एरिया कॉन्सेप्ट आपको OSPF का दिखाया था ये। राइट? देखो, OSPF में अगर मुझे स्टैंड नेटवर्क की समरी करनी है तो मैं यहाँ नहीं करूँगा, मैं यहाँ आके करूँगा। और ये शिकागो का राउटर इसके बाद पूरी रूट होगी, जब ये इसको भेजेगा तो सिर्फ समरी रूट भेजेगा। क्लियर हो गया? इस तरह से समरी भेजेगा। तो ये था EI, अच्छा EIGRP का नेबरशिप रूल भी है।
EIGRP का नेबरशिप रूल क्या है? EIGRP का नेबरशिप रूल ये है कि दो EIGRP राउटर सेम ऑटोनॉमस में होना चाहिए। समझ रहे हो? जैसे कि ये एक राउटर है, ये एक राउटर है। अगर ये ऑटोनॉमस 100 में है तो ये भी ऑटोनॉमस 100 में ही होना चाहिए। इसका के वैल्यू और इसका के वैल्यू मैच होना चाहिए। समझ रहे हो? और भी बहुत कुछ होती है, जैसा की होती है, जैसा मैंने की एल्गोरिदम लगा दिया ताकि जो ऑथेंटिक है वही MD5 की की होती है, तो मेरे पास जो की होगी उसके पास भी वही की होनी चाहिए। अगर नहीं होगी तो वो मेरे से नेबरशिप नहीं कर सकता। समझ रहे हो? तो EIGRP का नेबरशिप रूल है कि दो डायरेक्टली कनेक्टेड EIGRP राउटर सेम ऑटोनॉमस में होना चाहिए, उनका के वैल्यू मैच होना चाहिए, और अगर कोई ऑथेंटिकेशन की वगैरह डाले हो तो वो भी मैच होनी चाहिए। क्लियर हो गया? यहाँ पे CCNA लेवल का OSPF EIGRP रिप लिंक स्टेट डिस्टेंस वेक्टर ये सब खत्म होता है। ठीक है? ऑल राइट। अब हम शुरू करेंगे CCNP लेवल का EIGRP। चलिए अभी हम शुरू करने जा रहे हैं CCNP लेवल का EIGRP। ठीक है? इसकी मेरे पास एक बहुत अच्छी बनी बनाई स्लाइड भी रखी हुई है, उससे भी मैं आपको पढ़ा दूंगा, लेकिन अभी मेरे पास और 20 मिनट 10 मिनट है, तो सोचा कि मैं आपको थोड़ा ये करा दूं और फिर लेक्चर को स्टॉप कर दूं। ठीक है? चलिए शुरू करते हैं। CCNP लेवल का EIGRP अब हम करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले जो हम बात करेंगे वो हम बात करेंगे डुअल की। मैंने अभी अभी आपको पढ़ाया था, राइट? डुअल, मैंने अभी अभी आपको पढ़ाया था डुअल, राइट? तो डुअल क्या है? डुअल डुअल ये वो SPF एल्गोरिदम है। डुअल देखो यहाँ लिखा भी, उसका स्क्रीनशॉट लीजिए। डुअल डुअल ये वो SPF एल्गोरिदम है जो EIGRP के टोपोलॉजी टेबल में काम करता है, वहां से बेस्ट पाथ सेलेक्ट करता है और बेस्ट पाथ सेलेक्ट करके राउटर के राउटिंग टेबल में डालता है, राइट? तो चलिए देखते हैं कि ये काम कैसे करता है। ठीक है? तो ये मेरा एक नेटवर्क का डायग्राम है। ये नेटवर्क का डायग्राम है। ये A नेटवर्क है, सबको यहाँ पे जाना है। ये B राउटर है, ये D है, ये C है और ये F है, राइट? तो सबसे पहला हम C राउटर का टोपोलॉजी टेबल तैयार करेंगे। ठीक है? तो देखिए कैसे तैयार होता है। अच्छा, इससे पहले दो चीजें समझिए। एक होता है फिजिबल डिस्टेंस और एक होता है रिमोट डिस्टेंस, जिसको हम एडवर्टाइज डिस्टेंस भी कहते हैं। फिजिबल डिस्टेंस समझिए पहले, और उसके बाद हम समझते हैं रिमोट डिस्टेंस क्या होता है। मैं मुझे अगर इंडिया से मुझे अगर इंडिया से US जाना है खुद से, बिना किसी एजेंट के, खुद से अगर जाना है तो मुझे लगते हैं 1 लाख रुपए। ठीक है? तो ये हो गया मेरा फिजिबल डिस्टेंस, FD, फिजिबल डिस्टेंस। मतलब मैं खुद 1 लाख में जाता हूँ। ठीक है? लेकिन मुझे अगर इंडिया से
यूएसए जाना है, लेकिन बीच में एक एजेंट है, ठीक है, बीच में एक एजेंट बैठा हुआ है। अगर मैं इस एजेंट के थ्रू जाऊँ तो ये एजेंट को खुद अगर यूएसए जाना है तो ये जाता है 50,000 में, समझ रहे हो। और मैं इस एजेंट को जाऊंगा 1 लाख रुपए में, 1 लाख में जाता हूँ। तो मतलब ये एजेंट क्या करेगा, ये मुझे बोलेगा यार सोल भाई काम करो, आपको यूएस जाना है ना, आप है ना मुझे 1.5 लाख रुपया दो। क्या बोलेगा, आप मुझे 1.5 लाख रुपया दे दो, मैं आपको यूएस पहुंचाता हूँ, राइट। सॉरी सॉरी, ये नहीं होगा, 1 मिनट। एजेंट मुझे क्या बोलेगा, 1.5 लाख तो मैं कैलकुलेट करूंगा। एजेंट मुझे बोलेगा सोहेल भाई अगर आपको यूएस जाना है तो मैं यूएस 50,000 में पहुंचता हूँ। ये अपने बारे में बोलेगा कि मैं यूएस 50,000 में पहुंचता हूँ। तो ये जो 50,000 है ये मेरे लिए हो गया रिमोट डिस्टेंस। क्या हो गया, क्लियर हो गया यहाँ तक। फिर मैं कैलकुलेट करूंगा कि अरे यार इसको 50,000 में ये जाता है, मुझे इसको 1 लाख देने हैं। ओके ठीक है, तो मैं अगर इसके थ्रू जाऊं तो मैं 1.5 लाख में जाऊंगा, राइट। तो ये 1.5 लाख हो गया मेरा फिजिबल डिस्टेंस। अब क्लियर हो गया, फिजिबल डिस्टेंस और रिमोट डिस्टेंस का मतलब समझा। फिजिबल डिस्टेंस मतलब मैं कितने में पहुंचूंगा टोटल, अब खुद से पहुंचू किसी के थ्रू पहुंचू जो भी है, वो हो गया फिजिबल डिस्टेंस। रिमोट डिस्टेंस मतलब वो मुझे बताएगा कि वो कितने में जा रहा है, समझ रहे हो। और रिमोट डिस्टेंस को ही हम एडवर्टाइज डिस्टेंस भी कहते हैं, ठीक है, एडवर्टाइज डिस्टेंस भी कहते हैं। क्लियर हो गया यहाँ तक। तो आपको फिजिबल डिस्टेंस और रिमोट डिस्टेंस समझ में आया, ऑल राइट। तो फिजिबल डिस्टेंस मतलब मैं टोटल कितने में जाऊंगा, रिमोट डिस्टेंस मतलब वो मुझे बता रहा है कि वो कितने में जाएगा, मैं कितने में जाऊंगा नहीं, वो कितने में जाएगा। ठीक है, जैसा एजेंट ने बोला कि सोहेल भाई मैं तो 50,000 में जाता हूँ, आप मुझे 1 लाख दे दो मैं आपको पहुंचा दूंगा। फिर मैंने टोटल कैलकुलेट किया कि यार वो 50 में जाता है, मैं इसको 1 लाख दूंगा, मतलब मुझे कुल मिला के 1.5 लाख में जाना है, राइट। तो 1.5 लाख मेरा फिजिबल डिस्टेंस हो गया और 50,000 मेरा रिमोट डिस्टेंस हो गया, क्योंकि वो 50 में जाता है, ठीक है। चलिए अब आते हैं टॉपिक पे। अब यहाँ पर अगर मैं देखूं तो ये देखिए, सी राउटर कहाँ भाई, ये हमारे सी राउटर है, ठीक है। तो एक होता है फिजिबल डिस्टेंस और एक होता है रिमोट डिस्टेंस। एडवर्टाइज को ही रिमोट डिस्टेंस कहते हैं, ठीक है, एडी मतलब रिमोट डिस्टेंस। तो पहला तो ये खुद कैलकुलेट करेगा कि ये खुद कितने में जाता है। ये बी के मदद से 3 कॉस्ट में जाता है, राइट। ये हो गया 2 और ये हो गया 1, राइट। तो सी राउटर को ए नेटवर्क पे जाने के लिए, सी राउटर को ए नेटवर्क पे जाने के लिए फिजिबल डिस्टेंस कितना लग रहा है, 3, राइट, 3 लग रहा है। ओके, अब बी ने उसको एडवर्टाइज किया कि भाई मैं तो बी हूँ और मैं खुद 1 कॉस्ट में जाता हूँ। तो सी के लिए ये 1 कॉस्ट हो गया रिमोट डिस्टेंस, मतलब एडवर्टाइज डिस्टेंस हो गया, राइट। तो इसने यहाँ पे लिख दिया 1 सी। अब ये कैलकुलेट करेगा, ये 1 में जाता है, मैं इसके थ्रू जाऊंगा तो मैं तो खुद इसको 2 में जाता हूँ, तो मैं इसको 2 में जाऊंगा और ये 1 में जाता है, तो मतलब मैं इसके थ्रू जाऊंगा तो 3 कॉस्ट में पहुंचूंगा, राइट।
तो बी के थ्रू अगर ये जाएगा तो ये 3 कॉस्ट में जाएगा, तो इसका फिजिबल डिस्टेंस हो गया 3 और इसका एडवर्टाइज डिस्टेंस हो गया 1 वाया बी। क्या यहां तक क्लियर है? ऑल राइट। अब इसको दूसरा बंदा भी मैसेज करता है। कौन अभी बचा? कौन? डी बचा। ठीक है, डी। तो डी कितने में खुद जाता है? डी 1 2। तो डी ने इसको एडवर्टाइज किया, ए सी, मेरा नाम है डी और मैं खुद 2 कॉस्ट में जाता हूँ ए नेटवर्क को। तो डी का एडवर्टाइज डिस्टेंस कितना हो गया? 2। इंटरव्यू में आपको रिमोट डिस्टेंस कहना है, ठीक है, तो मैं रिमोट डिस्टेंस का यूज करूंगा। तो डी का रिमोट डिस्टेंस कितना हो गया? 2। अब मैं कैलकुलेट करूंगा, अरे वो तो 2 में जाता है, मैं इसके थ्रू जाऊंगा तो कितने में जाऊंगा? 2 में जाऊंगा। और तो मैं इसको 2 में जाऊंगा, ये खुद 2 में जाएगा, मतलब मैं इसके थ्रू 4 कॉस्ट में जाऊंगा। तो यहाँ पे उसने लिख दिया 4। क्लियर हो गया? तो जो सी राउटर है वो इस नेटवर्क पे जाने के लिए अगर वो डी के थ्रू जाएगा तो वो 4 कॉस्ट में पहुंचेगा, राइट। सेम उसी तरह से अब इसको एडवर्टाइज कौन करता है? एक ही बचा है, ई। ई कितने में जाता है? 1 2 3, राइट। तो ई उसको एडवर्टाइज करेगा, देख भाई सी, मेरा रिमोट डिस्टेंस है 3, तो ई के थ्रू उसका रिमोट डिस्टेंस कितना हो गया? 3। और ये खुद ई को कितने में जाता है? 1, तो मतलब 4। तो ई के थ्रू भी जाएगा तो 4 में जाता है, राइट। तो ये इसका टोपोलॉजी टेबल बन गया, मतलब ए को जाने के लिए उसके पास सब जगह से रूट है, वाया बी, वाया डी, वाया ई, राइट। अब ये जो डुअल है ये बेस्ट पाथ इसमें से सेलेक्ट करेगा सक्सेसर कौन है, राइट। तो सबसे कम तो जाहिर दिख के आ जा रहा है, बी के थ्रू जा रहा है, राइट। तो जो बी हो गया ये बेस्ट पाथ हो गया। फिर मैंने आपको पढ़ाया था कि जो EIGRP है जिस वक्त वो बेस्ट पाथ सेलेक्ट करता है उसी वक्त वो नेक्स्ट बेस्ट पाथ भी सेलेक्ट करता है, राइट। बेस्ट पाथ को कहते हैं सक्सेसर, नेक्स्ट बेस्ट पाथ को कहते हैं फिजिबल सक्सेसर, राइट। ठीक है, तो अब फिजिबल सक्सेसर किसको बनाएगा? तो डी के थ्रू जाएगा तो भी 4 में जा रहा है, ई के थ्रू जाएगा तो भी 4 में ही जा रहा है, राइट। लेकिन इसने फिजिबल सक्सेसर बनाया डी को, ऐसा क्यों? राइट। क्योंकि भाई मैं कोई भी एजेंट के, मैं एजेंट 1 के थ्रू जाता हूँ तो भी 1.5 लाख में पहुंच रहा हूँ, एजेंट 2 के थ्रू जाता हूँ तो भी मुझे तो 1.5 लाख ही लग रहा है, राइट। लेकिन मैं एजेंट 1 के थ्रू ही क्यों जाऊंगा, राइट। बात ये यहाँ पे फंस रही है। तो इसका एक रूल है, तो ये रूल इंटरव्यू में पूछा जाता है। तो फिजिबल सक्सेसर होने के लिए भी एक कंडीशन है, किसी भी पाथ को फिजिबल सक्सेसर होने के लिए उसका जो रिमोट डिस्टेंस है वो करंट फिजिबल डिस्टेंस से कम होना चाहिए। समझ रहे हो? देखो, डी का डी का जो रिमोट डिस्टेंस था वो 2 था, राइट, जो मेरे करंट फिजिबल डिस्टेंस से कम है, राइट। मेरा करंट फिजिबल डिस्टेंस कितना है? 3 है। और डी ने कितना एडवर्टाइज किया? 2, तो ये तो कम है। ई ने जो एडवर्टाइज किया वो 3 किया, इसीलिए मैंने इसको नहीं, जबकि दोनों के थ्रू मैं 4 में जा रहा हूँ, लेकिन ये मेरी फिजिबल सक्सेसर की कंडीशन को मैच हो गया। समझा? तो किसी भी पाथ को फिजिबल सक्सेसर होने के लिए उसका जो रिमोट डिस्टेंस है वो करंट, क्या बोलते हैं, करंट फिजिबल डिस्टेंस से कम होना चाहिए, उसके इक्वल या उससे ज्यादा नहीं होना चाहिए, इक्वल भी नहीं चलेगा। तो क्या आपको रूल नंबर 1 समझा? ऑल राइट। नाउ
तो ये तो हो गया सी का टोपोलॉजी टेबल, ठीक है, सक्सेसर और फिजिबल। अब आते डी के पास। अब डी कितने थ्रू जाएगा भाई? डी के पास भी जाने के लिए दो रास्ते हैं, तीन है। तो ये खुद दो में जाता है, राइट, वाया बी। तो डी का फिजिबल डिस्टेंस कितना है? दो है, राइट। ये दो में जाता है, तो बी ने उसको एडवर्टाइज कितना किया? एक, और ये जाएगा एक, तो बी के थ्रू ये जाएगा दो में, ठीक है। बी ने उसको एडवर्टाइज किया एक, और ये खुद बी को एक में जाता है, तो ये बी के थ्रू जाएगा दो में, राइट। ओके, उसके बाद इसको और कौन भेज सकता है? एक तो बी ने भेजा, उसके बाद उसको सी भी भेजेगा। सी बोलेगा देख भाई मैं भी तीन में जाता हूँ, राइट, और ये उसको दो मैच करेगा, तो ये पांच में जा रहा है। तो सी ने एडवर्टाइज कितना किया? तीन, राइट, तीन, और ये उसके थ्रू पांच में जाएगा। उसके बाद फिर ई ने भी उसको एडवर्टाइज किया। ई कितना करेगा? ये एक, ये दो, कितना हो गया? चार, और ये हो गया एक, सॉरी ये एक और ये दो हो गया तीन, और ये एक हो गया चार। ई ने एडवर्टाइज किया चार, और ई के थ्रू वो जाएगा पांच, राइट। तो जाहिर सी बात है बी वाला जो रूट है ये इसका सक्सेसर हो गया, है ना। बी वाला जो रूट है ये इसका हो गया सक्सेसर। अब ये फिजिबल सक्सेसर किसको बनाएगा? पांच को बनाएगा कि सी को बनाएगा कि ई को बनाएगा, राइट, क्योंकि दोनों के थ्रू पांच में जा रहा है। अब फिर फिजिबल सक्सेसर की कंडीशन क्या है कि करंट फिजिबल डिस्टेंस से कम होना चाहिए। तो इसका तो तीन है, सी के थ्रू तीन है, तो ये तो नहीं है। ई के थ्रू भी चार है, तो ये तो नहीं है। तो इससे समझ में आता है कि जरूरी नहीं है कि जिस वक्त EIGRP बेस्ट पाथ सेलेक्ट करे उसी वक्त वो नेक्स्ट बेस्ट पाथ भी सेलेक्ट करे, जरूरी नहीं है। अगर उसकी फिजिबिलिटी की कंडीशन, फिजिबल सक्सेसर की कंडीशन मैच नहीं हो रही है तो वो नेक्स्ट बेस्ट पाथ सेलेक्ट नहीं करेगा। और तो और उसने देखो, अगर आप यहाँ देखोगे, उसने सी वाली जो रूट है उसको तो रखा, ई वाली को तो निकाल दिया, इसको तो सीधा रिमूव कर दिया, इसको वो रूट ही नहीं मानता है। क्यों? यहाँ पे आता है कंडीशन नंबर 2। EIGRP में किसी भी पाथ को वैलिड पाथ होने के लिए उसने जो एडवर्टाइज किया है वो करंट फिजिबल डिस्टेंस का दुगना नहीं होना चाहिए। तो ई ने उसको कितना एडवर्टाइज किया? चार, और ये खुद कितने में जाता है? दो, और वो बोलता है कि मैं चार में जाऊंगा, तो मैं तो उसको रूट ही नहीं कंसीडर करूंगा। तो यहाँ पे हमने दो कंडीशन सीखी EIGRP की। कंडीशन नंबर 1, किसी भी पाथ को फिजिबल सक्सेसर होने के लिए उसका जो रिमोट डिस्टेंस है वो मेरे करंट फिजिबल डिस्टेंस से कम होना चाहिए, उसके इक्वल या उससे ज्यादा नहीं, तभी वो उसको फिजिबल सक्सेसर बनाएगा, राइट। कंडीशन नंबर 2, किसी भी पाथ को वैलिड पाथ होने के लिए उसने जो एडवर्टाइज किया है वो तुम्हारे करंट फिजिबल डिस्टेंस के दुगना नहीं होना चाहिए, नहीं तो वो उसको पाथ कंसीडर ही नहीं करेगा। क्लियर हो गया? ये इंटरव्यू में पूछा जाने वाला बहुत बड़ा क्वेश्चन है। क्लियर हो गया? इसके आगे इसका स्क्रीनशॉट लो, इसके आगे की कहानी हम कल करने वाले हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आज हम स्टॉप करते हैं।